प्रेक्षकांना आपल्यासोबत आहे अशोका वाटिका जे फ्लॅट स्कीम जी सुरू आहे त्याचे प्रोप्रायटर डायरेक्टर MD भारत अशोक धापोडकर. सर, आम्ही तुमच्याकडनं जाणून घेऊन नेमकं आता हे जे आपलं रिअल एस्टेटमध्ये जे फायनान्शियल क्रायसिस आहे बिल्डर्स लोकांना, तरी आपले जे स्कीम्स आहे ते कम्प्लिशनच्या मार्गावर आहे आणि इतक्यात आपण बघितलं जे रॉ मटेरियल्स जे सिमेंट आहे लोखंड आहे त्यातील थोडाफार कपात झालेला आहे. तर आपल्याला असं वाटतं की आता पुढे बिल्डरचे सुगीचे दिवस आलेले आहेत, तुम्ही कशा प्रकारे सर्वाइव्ह करणार पुढे त्याबद्दल सांगा. देखिए सर, ऐसा है, जो लोग बोलते हैं कि क्राइसिस है, मंदी है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, ये सब एक्चुअली उनके माइंड में ज्यादा है. ये सब पे तो मैं बिलीव करता ही नहीं हूँ कि इन्फ्लेशन है कि डिफ्लेशन है. कि जो लोग बोलते हैं कि मार्केट ही डाउन है, सबसे पहली बात तो मार्केट डाउन का मतलब क्या है. वी एज अ कॉमन पीपल हम लोग जा ही रहे, हमको जो हमारे लाइफ एसेंशियल नीड्स है वो हम खरीद ही रहे, हम कपड़े ले ही रहे, हम अनाज खरीद रहे हैं. होम इज अ लाइफ एसेंशियल नीड. आदमी कमाई 3 चीजों के लिए करता है, वो है घर, कपड़ा और मकान. मकान आदमी खरीदे बिना रह ही नहीं सकता. वो आज नहीं लेगा, वो कल लेगा, वो कल नहीं लेगा, परसों लेगा, लेकिन वो लेगा जरूर. तो क्राइसिस ऐसा मैं मानता नहीं हूँ कि बहुत ज्यादा ही क्राइसिस चल रहे हैं. थोड़ा बिजनेस करना डिफिकल्ट हो गया है बिकॉज कस्टमर थोड़ा भी सोचने लग गए हैं, उनके लिए ऑप्शंस काफी सारे खुल गए हैं. अगर मेरे साइट पे एक दिन में 5 लोग आते हैं और मैं 5 को फ्लैट दिखाता हूँ, तो अगर 5 ने फ्लैट लिया नहीं मेरे पास से, तो फिर बिल्डर बोलते हैं कि यार क्राइसिस है. अरे क्राइसिस नहीं है, आपका प्रोडक्ट सही नहीं है. उन 5 लोगों ने आपके पास नहीं, कहीं ना कहीं और फ्लैट जरूर लिया हुआ है. तो क्राइसिस ऐसा कुछ है नहीं, मैं तो मानता नहीं. अगर आपका प्रोडक्ट सही है, आपका लोकेशन सही है, आपका प्राइस सही है, तो आपका माल बिकना ही है. बायर्स के मन में एक तरह से एंथुजियम रहता है कि उनको एक अफोर्डेबल हाउस चाहिए, अफोर्डेबल हाउस, सही बात है. और सेकंड थिंग देखा जाए, जो आप लोग स्कीम चला है, आप बिल्डर क्षेत्र में जाना माना आपका नाम है, तो मुझे बताइए कि अभी जैसे अभी ये जो दौर चल रहा है, संक्रमण का दौर चल रहा है, काफी लोगों को रोजगार भी नहीं है, तो ऐसे समय में आप PMY के अंतर्गत भी काफी फैसिलिटीज दे रहे हैं. तो वो फैसिलिटी किस प्रकार की है और इनिशियल बायर्स को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, उस बारे में बताइए. देखिए, मेरा प्रोजेक्ट है अशोक वाटिका नाम से, न्यू नरसाला में आता है. ये मार्केट नगर चौक से पड़ता है 2.5 किलोमीटर, मानेवाड़ा चौक से पड़ता है 4 किलोमीटर, बर्डी से पड़ता है अपने मेन मार्केट से जो इटर्निटी मॉल वाला चौक है, वैरायटी चौक, वहां से पड़ता है 11 किलोमीटर. तो शहर के अंदर ही आता है ये प्रोजेक्ट. आपने जो सवाल पूछा मैं आपको बता रहा हूँ मेरे प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल लेके. तो यहाँ पे ऐसा है कि सब्सिडी में अपन 2.5 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से कस्टमर को कम कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे कस्टमर हो, 22.5 लाख रुपए का आप अगर आज मेरे से 2 BHK लेते हो, 22.5 लाख रुपए का 2 BHK आज नरसाला में आपको यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट में मिल जा रहा है रेडीमेड, बिल्कुल रेडी पोजीशन. तो 22.5 लाख रुपए का 2 BHK अगर आज आप लो, तो आपने अगर मेरे को 2.5 लाख रुपए भर दिए डाउन पेमेंट और बाकी 20 लाख रुपए का आपने लगाया बैंक लोन, तो बैंक लोन में से आपके 2.5 लाख रुपए सब्सिडी के गवर्नमेंट आपकी कम कर देती है. मतलब बिल्डर को 20 लाख रुपए पूरे मिले, लेकिन आपको जो लोन भरना पड़ता है वो आपको भरना पड़ता है 17,50,000 रुपए पे ही. इस तरह से वो सब्सिडी के पैसे कम होते हैं. उसमें भी 2 ऑप्शन है, एक तो आप प्रिंसिपल कम कीजिए या फिर आप कम कीजिए अपने लोन अमाउंट का टेन्योर. 2 ऑप्शन रहते हैं, लेकिन लोग मोस्टली प्रिंसिपल ही चूज करते हैं बिकॉज उसमें आपका इंटरेस्ट भी काफी सारा बच जाता है. 2.5 लाख रुपए तो जो आपके कम हुए उस पर आपने 20 सालों का इंटरेस्ट भी भरे होते हैं. आपका तो प्रिंसिपल 2.5 लाख रुपए कम हो गए, आपने 20 साल का उस पर इंटरेस्ट भी भरे होते हैं, वो वाले पैसे भी आपके वाले कम हो गए इंटरेस्ट के. दैट काउंट्स फॉर अराउंड कुछ 5.5 लाख रुपए आपके टोटल 20 सालों की सेविंग उतनी हो जाती है. तो लोग नॉर्मली वही प्रीफर करते हैं. और हमारे यहाँ पे भी जो कस्टमर बेस आ रहा है वो सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो एकदम, जिनको मतलब फर्स्ट बायर है, जिनको कभी कहीं लाइफ में कहीं घर लेने का अवसर आया नहीं, या जो घर लेना चाहते हैं लेकिन कभी आज तक बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाए, तो ऐसे ही लोग आ रहे हैं हमारे तरफ जो बिल्कुल फ्रेश कपल है, शादी के लिए घर लिए है. तो वैसे लोग सर मेरे कस्टमर बनते हैं. अभी लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है. लॉकडाउन जब से खत्म तो नहीं हुआ, लॉकडाउन जब थोड़ा सा ईजमेंट हुआ है, थोड़ा हमको जैसे परमिशन मिली काम करने की, तो जून जुलाई अगस्त 3 महीने में मैंने करीब 12 से 15 फ्लैट बेचे सर, 1 महीने में 5 फ्लैट. तो मैं तो कोई मानता नहीं कि इन्फ्लेशन है करके. और ये सारे वही कस्टमर है जो फर्स्ट बायर है, जिनको सब्सिडी की जरूरत है. सब्सिडी उनको सैंक्शन हो रही है, सब्सिडी भी उनको 3-3 महीने में आ जाती है. कोई कस्टमर अगर आज फ्लैट बुक करे सितंबर में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी आते आते आपके अकाउंट में सब्सिडी आ जाएगी. अब जबकि देखा जाए कि गोल्ड के रेट्स काफी बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों का रुझान पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते जा रहा है. प्रॉपर्टी में देखा जाए तो स्टैंप ड्यूटी भी सरकार ने बहुत कम कर दिया है, अभी 3% है हार्डली. सिटी में, ग्रामीण में भी 2% है. सेस खत्म कर दिया हुआ है. ऐसे में आप बायर्स का रुझान टोटली लैंड में है, मतलब वो रियल एस्टेट में गया हुआ प्रॉपर्टी परचेस करने में.
तो अब हालत ऐसी है, तो ऐसे में आपको लगता है कि मतलब बायर्स काफी अट्रैक्ट होंगे और हाउसिंग स्कीम भी काफी जल्दी सेल होंगी, क्योंकि आप लोगों ने काफी ऑफर्स भी दिए इसके अलावा PMAY के अंतर्गत सारी की सारी, उस बारे में बताइए और कुछ और क्या। ठीक है सर, कैसा है, आपने गोल्ड से प्रॉपर्टी को कंपेयर किए, पहले तो आपको मैं वो डाउट क्लियर कर दूं। गोल्ड अगर 2010 में अगर आप देखो तो कितना था, कुछ 20,000 30,000 रुपए कुछ होगा, 20-25,000 रुपए कुछ होगा। आज 10 सालों में गोल्ड की वैल्यू करीब करीब 50,000 रुपए के आसपास में आ गई है। 2008 में मैंने एक फ्लैट स्कीम बनाया था, उधर मैंने फ्लैट बेचा 28 लाख रुपए के। 2013 में वही फ्लैट स्कीम में फ्लैट्स बिक रहे थे रीसेल के 56 लाख रुपए के। मैंने 5 साल में डबल दिया, गोल्ड 10 साल में डबल दे रहा है। तो प्रॉपर्टी और गोल्ड का तो वही डिफरेंस है कि प्रॉपर्टी इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि गोल्ड नीचे उतरता भी है लेकिन प्रॉपर्टी का भी नीचे उतरेगी नहीं। आपको हमेशा प्रॉपर्टी आपका पेबैक देके ही जाएगी। गोल्ड का तो आपको कभी श्योर है नहीं, मैं 30,000 रुपए में लिया तो 28,000 रुपए आ जाए, 27 पे आ जाए, तो वो भी एक लॉस ही है। दूसरी बात, जब आप गोल्ड बेचने जाते हो तो फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और वो जो होता है बनाई का वगैरह वो सब कट जाता है। प्रॉपर्टी में वैसा कुछ नहीं है, जो आपने स्टैंप ड्यूटी वगैरह लगाए हैं सब कुछ जुड़ के ही आपको ऊपर ही मिलता है प्रॉपर्टी का पैसा। दूसरी बात, आपने जो बोले कि स्टैंप ड्यूटी कम करती है गवर्नमेंट ने, GST कम करती है गवर्नमेंट ने, वो सब कम करने के बाद बायर्स का इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में आएगा क्या? देखिए, मुझे 100% पता है कि आएगा नहीं, उनका इंटरेस्ट आना ही है और उनका इंटरेस्ट आ भी रहा है। आपको देता हूं मैं एग्जांपल, 22.5 लाख रुपए के फ्लैट पे करीब करीब 2/16 1,60,000 रुपए की स्टैंप ड्यूटी आनी चाहिए आसपास। पहले के हिसाब से 1,60,000 रुपए की स्टैंप ड्यूटी आनी चाहिए, वो सिर्फ 80,000 रुपए आती है। तो 1,60,000 रुपए की स्टैंप ड्यूटी 80,000 रुपए आ गई है, मतलब 80,000 रुपए का ऑफर आपको गवर्नमेंट ने दिया। दूसरी बात, GST जो बजट हाउसिंग है उसके ऊपर थी पहले 12%, फिर 8 पे आ गई। 8 रह के भी हम लोग कस्टमर से 6 ही लेते थे, तो 22.5 लाख रुपए के फ्लैट पे 1,30,000 रुपए GST हो गए उस टाइम के हिसाब से, आज से 1.5-2 साल पहले के हिसाब से। तो अभी वो सिर्फ 1% है, सिर्फ 22,500 रुपए। 1,30,000 रुपए का अमाउंट 22,500 का आ गया, मतलब 1 लाख रुपए GST बच गए, आपके स्टैंप ड्यूटी बच गए 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए वहां बच गए, 2.5 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट सब्सिडी के थ्रू कम कर रही है, 5.5 लाख रुपए हो गए, वो 4.5 लाख रुपए हो गए। और उसके अलावा बिल्डर 85,000 1 लाख रुपए का ऑफर अलग से दे रहा है अपने पास से, ऐसे 5.5 लाख रुपए की आपके टोटल सेविंग है। मतलब कि 22.5 लाख रुपए का फ्लैट खरीदने पे आपके 5.5 लाख रुपए की सेविंग हो जा रही है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय। स्टैंप ड्यूटी बिल्कुल जीरो है आपकी वाली, जीरो मतलब जीरो के आसपास ही है। आपका GST सिर्फ 1% है, मैटर भी नहीं करता है 1% का GST। उससे ज्यादा महंगा तो आप लोग डीजल ही खर्चा कर देते होंगे एक महीने में। और बैंकिंग इंटरेस्ट जो हाउसिंग के है वो बिल्कुल लोवेस्ट चल रहे हैं, बिल्कुल लोवेस्ट। 2010 में मैं स्कीम बनाया करता था, 2013 में उस टाइम पे बैंकिंग इंटरेस्ट था करीब करीब 10.5%, उस टाइम का था बैंकिंग इंटरेस्ट। आज का बैंकिंग इंटरेस्ट उतर के आ गया है 6.75 स्टार्टिंग पे। तो अगर आपका वाला प्रोफाइल बहुत नॉर्मल होगा, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन सारे होंगे, आप अगर सैलरीड पर्सन हो, तो आपका बैंक लोन 7.5% पे हो जाता है। 7.5% और 10.5% में 3% का अंतर है। वो आपको बताता हूं मैं आंकड़ों में कितना फर्क पड़ता है उसमें। अगर आपने 20 लाख रुपए का लोन लिया है बैंक से और 1% का अगर फर्क पड़ रहा है 1%, तो आपके एनुअली 20,000 रुपए हर महीने के करीब करीब 2,000 रुपए बच जा रहे हैं सिर्फ 1% में। अभी तो ये 3% का डिफरेंस पड़ रहा है, मतलब आपके हर EMI में 6,000 रुपए का फर्क पड़ेगा, 6,000 रुपीज का। कुछ सेक्शंस ऑफ जो बायर्स है उनमें एक कंफ्यूजन ये रहता है कि जो बिल्डर्स हमें जो दे रहा है, पर्टिकुलरली NATP सैंक्शन है या आपने क्या बोलते हैं रेरा के अंतर्गत रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स है कि नहीं, क्रेडिट से संलग्न है कि नहीं, तो ऐसे लोगों का आप कैसा निराकरण करते डाउट्स का? देखिए क्या है, कस्टमर्स को ये बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट पता होता है कि आपने सेल डीड किए क्या, आपका प्लॉट आपके नाम पे है क्या, आपका जो लेआउट है वो NATP है क्या। सर ये बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट है। बिल्डर्स के डॉक्यूमेंटेशन उससे बहुत ऊपर के लेवल के रहते हैं, बहुत ऊपर के लेवल के। देखिए ऐसा है, NATP का लेआउट का होता है, उसके बाद में जब NMC ने प्लॉट रिलीज किया तो NMC ने मेरे को प्लॉट का RL दिया, RL के ऊपर मैंने बिल्डिंग प्लान सैंक्शन किया, बिल्डिंग प्लान सैंक्शन की डेट के साथ में मेरे पास बिल्डिंग प्लान का कवरिंग लेटर है। ये सब डॉक्यूमेंट कस्टमर को पता ही नहीं होते, हमारे पास में है। इनके लिए कस्टमर सबसे सेफेस्ट यही पूछ सकता है कि आपका रेरा रजिस्ट्रेशन है क्या, क्योंकि रेरा को हमको ये पूरे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, हमको रेरा को ये पूरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ते हैं कि हमारे पास बिल्डिंग शुरू करने के पहले सारे कंसर्न परमिशन है क्या, हम लोगों ने सारा फायर से, इन्वायरमेंट से, यहाँ से वहां से NOC लिए है क्या काम चालू करने के पहले। रेरा टाइम टू टाइम चेक कर रहा होता है। तो कस्टमर्स एक ही सवाल पूछ सकते हैं बिल्डर को, जो एकदम वैलिड हो, कस्टमर को प्रॉपर आंसर मिल जाएगा कि आपका रेरा रजिस्ट्रेशन है क्या। अगर कोई बिल्डर बोलता है कि रेरा रजिस्ट्रेशन मेरा है नहीं, इन प्रोसेस से आगे आने वाला है, तो उसके चक्कर में मत पड़ो। ऐसे लोगों के पास जो जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, सर्टिफिकेट है, नंबर है और टाइम टू टाइम रेरा को अपडेट कर रहे हैं, ऐसे लोगों के पास चाहिए। हमारे अशोक वाटिका हम लोग हर 3 महीने में अपडेट करते हैं कि
हमारी बिल्डिंग की अभी इतनी कंस्ट्रक्शन स्टेज है, हम लोगों ने इतना बी फंड उठा है, हम लोग भी इतना आगे तक के बढ़े हैं, बीविंग का ये पोजीशन चल रहा है, एविंग का ये पोजीशन चल रहा है, ये हम टाइम टू टाइम रेरा को अपडेट करते हैं। तो आप भी ऐसे बिल्डर के पास जाइए जिनका रेरा के साइट पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाए। दैट इज द इजीएस्ट कस्टमर कैन डू। वरना इतने डॉक्यूमेंट पूछे ही मत। जी, बायर्स का एक कंफ्यूजन ये भी रहता है सर कि मतलब जैसा अभी एक बार हम बुकिंग करा लेते हैं तो आगे चल के जो बिल्डर्स है पर्टिकुलर जो ड्यू डेट्स जो है उसके पार उसके बाद भी उनका कुछ कंप्लीशन नहीं होता स्कीम्स का, तो ऐसे से हम लोगों को कैसे क्या टाइम पे हमको डिलीवरी नहीं मिलती या ऐसे कई कंफ्यूजन रहते हैं या और काफी और बाद में एडिशनल पैसा मांगते हैं बिल्डर्स करार होने के बावजूद भी। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या प्रतिक्रिया है? आपने इसमें 2 पॉइंट रेज किए, एक तो पोजीशन डिले होना, दूसरा करार होने के बावजूद एक्स्ट्रा पैसे मांगना। ठीक है, सबसे पहली बात तो ऐसी है जितने पे आपका वाला करार हुआ है उसके अलावा कुछ अगर टैक्सेस बिल्डर ने आपको अलग से बताए हैं फ्लैट खरीदने के पहले जो आपने एग्री किए हैं तो वो सब चीजें तो आपने भरना ही है। अगर बिल्डर आपको ये कहता है कि सर इसके अलावा मेरे को और एक्स्ट्रा पैसे लगने वाले हैं तो आपका वो देने का अधिकार नहीं बनता है। आप क्लियरली उसको मना कर सकते हो कि भैया आपने मेरे को फ्लैट खरीदी के टाइम पे इतने पैसे बताए थे, मैं इतने ही पैसे दूंगा। कभी कभी क्या होता है जैसे अगर जीएसटी 6% है, अगर 6 से 12 पे चले गया होता जीएसटी, या 12 से 18 पे चले गया होता या 18 से 28 पे आ गया होता, दैट इज जेन्युइन रीजन, तो उस केस में आपको कस्टमर को पैसे भरना ही पड़ेगा। अशोक वाटिका मेरा प्रोजेक्ट है, न्यू नरसाला में आता है, ये सिटी के लिमिट्स में आता है। मेरा नाम भरत धापोड़कर, आई एम द ओनर ऑफ प्रोजेक्ट। तो मैं सारे व्यूअर्स जो अब ये वीडियो देख रहे हैं इस टाइम में उनको अपील करता हूं कि आप लोग हिम्मत कीजिए, आप लोग घर लीजिए। देखो आपको घर लेने से बेटर सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट और नहीं मिलेगा। घर सबसे बड़ी कोविड-19 की वैक्सीन थी जब हमारे पास कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं थी। सब लोग यही बोल रहे थे घर पे रहो, तो घर पे रहने के लिए आपको घर खरीदना पड़ेगा। और एक घर जितना मैंने आज तक बिजनेस किया है मैंने देखा है कस्टमर्स का घर लेने और नहीं लेने में पैसे का डिफरेंस तो है ही नहीं, वो डिफरेंस है हिम्मत का। आप हिम्मत कीजिए, आप घर लीजिए, यही बोल के अपना मैं यहीं पे वीडियो खत्म करता हूं। नमस्कार, मैं भरत धापोड़कर।